स्वागत है दोस्तों आपका लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले बिजनेस सर्विस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ये सब डिस्कस किया था, क्या होता है सर्विस और इसके कैरेक्टरिस्टिक, गुड्स और सर्विस में क्या डिफरेंस है, टाइप्स ऑफ बैंकिंग सर्विस, बैंक क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है और इसके फंक्शन क्या है, ई बैंकिंग का कंसेप्ट हमने पार्ट 1 में समझा था। ठीक है, पार्ट 2 में आज हम ये सब देखने वाले हैं कि क्या होता है इंश्योरेंस, क्या होता है कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउस। मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, ये एक पार्टी है, ये एक पार्टी है। ये जो है ये इंश्योरेंस कंपनी है और ये है कस्टमर। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरर कहते हैं और कस्टमर को कहते हैं इंश्योर्ड। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है कि वो कंपेंसेट करेगी अगर कस्टमर को कुछ फाइनेंशियल लॉस हो जाता है तो इन रिटर्न कस्टमर को प्रीमियम देना होगा। ठीक है, यही होता है इंश्योरेंस। अब फॉर एग्जांपल ये कस्टमर ने अपना इंश्योरेंस कराया है, क्यों? क्योंकि इसकी फैमिली जो है इस पे डिपेंड है फाइनेंशियली। अगर इसकी डेथ हो जाती है तो इसकी फैमिली रास्ते पे आ जाएगी, इसीलिए ये इंश्योरेंस कराता है खुद का कि अगर इसकी डेथ हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी इसके फैमिली को पैसा देगी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, फाइनेंशियल रिस्क ट्रांसफर हो गया। इसका जो रिस्क था फाइनेंशियली वाला लॉस होने का, वो इन पे ट्रांसफर हो गया इंश्योरेंस कंपनी को। क्लियर? अब ऐसा भी हो सकता है कि ये इसका जो बिजनेस होगा वो बिजनेस का भी इंश्योरेंस करा सकता है, क्योंकि बिजनेस में भी तो चांसेस है ये बिजनेस का जो भी गुड्स है वो चोरी हो सकता है, वो जल सकता है, तो ये भी तो रिस्क है। तो अपने बिजनेस का भी इंश्योरेंस करा सकता है। ठीक है, इससे भी क्या होगा, जो फाइनेंशियल रिस्क था वो इंश्योरेंस कंपनी के पास ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर वो सही में जल जाता है या चोरी हो जाता है इसका गुड, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको उतना डैमेज का पैसा देगी। ठीक है, यही होता है इंश्योरेंस। आगे बढ़ते हैं। मेन फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। ठीक है, एक कस्टमर ने अपने फैक्ट्री के लिए फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी लिया है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में अभी सर्टेनिटी है कि अगर फैक्ट्री के जो गुड्स है वो जल गए तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कंपेंसेट करेगी। ठीक है, यही होता है सर्टेनिटी। प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट? फाइनेंशियल लॉस। फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने अगर कैंसर कवर पॉलिसी ली है और इन फ्यूचर उसको कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा देगी। अब वो उस पैसे से अपना इलाज करा सकता है। ठीक है, इसी को ही कहते हैं प्रोटेक्शन। रिस्क शेयरिंग। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं तो इंश्योरेंस का प्रीमियम का पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास आता है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे लोग मर जाएंगे और इंश्योरेंस कंपनी को सारे के सारे लोगों को कंपेंसेट करना पड़ेगा। कुछ ही लोग होते हैं जो मरते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी उनको कंपेंसेट करती है। तो जो प्रीमियम का पैसा आता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, उसी से ही तो कंपेंसेट करती है। तो इससे क्या होता है, पॉलिसी होल्डर्स का जो रिस्क है वो शेयर हो जाता है, क्योंकि उनका ही पैसा यूज हो रहा है कंपेंसेट करने के लिए। क्लियर? कैपिटल फॉर्मेशन। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो प्रीमियम आता है, अब आने के बाद ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी बस अपने पास ही रखती है, वो भी किसी न किसी बिजनेस में लगाती है, कहीं पे इन्वेस्ट करती है। तो उससे क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस भी बढ़ेगा आगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए ये LIC है। LIC के बाद जितना भी प्रीमियम आता है उसमें से कुछ वो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, इससे क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। क्लियर? इम्प्रूव सेविंग हैबिट्स। जो भी लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं वो मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, जैसा भी उनको ठीक लगे वैसा वो प्रीमियम देते हैं। ठीक है, इससे उनकी हैबिट इंप्रूव होती है सेविंग की। क्लियर? हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए इंश्योरेंस कंपनी के पास प्रीमियम आ रहा है, वो प्रीमियम वो कहीं आगे और इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से बिजनेस बढ़ रहा है। ठीक है, अब बिजनेस बढ़ेगा तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, और अगर किसी एम्प्लॉय को वो हायर करते हैं तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी। अब एम्प्लॉय सैलरी से क्या करेगा, खर्चा करेगा, सेविंग करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इससे मार्केट में क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्लियर?
प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट है एटमोस्ट गुड फेथ। सो एटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना। फॉर एग्जाम्पल, रमेश ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया और उसने ऑनेस्टली कंपनी के सामने डिस्क्लोज कर दिया उसके पास्ट में जो भी बीमारी थे उसके बारे में। ठीक है, ऐसा इसीलिए किया ताकि आगे क्लेम में कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो, इसीलिए। क्लियर है? तो एटमोस्ट गुड फेथ का मतलब यही होता है कि इंफॉर्मेशन बताना। ठीक है, अब ये अप्लीकेबल होता है इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी कि वो भी बताए कि वो किस केस में कंपेंसेट करेंगे और किस केस में नहीं। क्योंकि होता है, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो और सुसाइड करते हो तो नॉमिनी को फिर कंपेंसेशन नहीं देती है इंश्योरेंस कंपनी, तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कंपनी को बताना है, इसी को ही कहते हैं एटमोस्ट गुड फेथ। सेकेंड है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर का इंश्योरेंस कराते हो, ठीक है, क्योंकि अगर उस घर में आग लग जाती है तो आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है क्योंकि आपके वैल्यूएबल गुड्स उस घर में है। क्लियर? लेकिन आप अपने पड़ोसी का घर का इंश्योरेंस नहीं खरीदते हो। क्यों? क्योंकि अगर वो घर जल भी गया तो आपका तो कुछ लॉस नहीं हुआ ना फाइनेंशियली। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब यही है कि आपकी ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए या ऐसा कोई गुड्स होना चाहिए या ऐसा कोई पर्सन होना चाहिए जिससे आपको फाइनेंशियली लॉस हो, इसी को ही कहते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। क्लियर? इंडेमनिटी, इसका मतलब होता है हर जाना। ठीक है, मान के चलते हैं आपका शॉप है जहाँ पे 5 लाख के गुड्स रखे हुए हैं और आपने 5 लाख का इंश्योरेंस करा के रखा है। ठीक है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले रखी है। अब उस शॉप में आग लग जाती है जिसके वजह से 2 लाख के गुड्स डैमेज हो जाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी अभी आपको कितना पैसे देगी? 2 लाख रुपए देगी। अभी आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपने तो पॉलिसी ली 5 लाख की, तो 5 लाख देने चाहिए, वो 2 ही लाख क्यों दे रही है? क्योंकि आपके शॉप में जो गुड्स थे वो बस 2 लाख के डैमेज हुए, ना कि 5 लाख के। ठीक है, तो इंश्योरेंस ये कंपेंसेशन के लिए होता है, प्रॉफिट के लिए नहीं होता है। क्लियर? इसी को ही कहते हैं इंडेमनिटी। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी कॉज, इसका भी एग्जांपल देता हूं। आपका कोई वेयर हाउस है और उसके लिए आपने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। अब आगे जाके अगर वेयर हाउस में आग लगती है और आप उस आग बुझाने के लिए पानी डालते हो, उस पानी डालने के वजह से वेयर हाउस में जो गुड्स है वो डैमेज हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपेंसेट देगी? बिल्कुल देगी। क्यों? क्योंकि जो प्रॉक्सिमिटी कॉज है गुड्स डैमेज होने का वो है फायर, ना कि वाटर। आपने पानी डाला है क्योंकि आग लगी थी इसीलिए डाला है। ठीक है, तो प्रॉक्सिमिटी कॉज। क्लियर? देखते हैं सेब्रोगेशन, इसका भी एग्जांपल देता हूं। आपकी एक बाइक है और उस बाइक का आपने इंश्योरेंस कराया है, आगे जाके वो बाइक चोरी हो जाती है और इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपेंसेशन देती है। इतना क्लियर कि आपकी एक बाइक है, उसका आपने इंश्योरेंस कराया है, आगे जाके आपकी बाइक चोरी हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कंपेंसेशन दे दिया। कुछ दिनों के बाद वो बाइक पुलिस वालों को मिलती है, तो इस पे हक अब किसका रहेगा? इस पे राइट्स रहेगा इंश्योरेंस कंपनी का। इंश्योरेंस कंपनी अभी पुलिस वाले से वो गाड़ी लेगी, बेचेगी और पैसा रिकवर करेगी, इसी को ही कहते हैं सेब्रोगेशन, कि आफ्टर सेटलमेंट अभी इंश्योरेंस कंपनी का राइट होता है। क्लियर? कंट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल, अंबानी की कार है 500 करोड़ की, वो इंश्योरेंस कराना चाहता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि भाई मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इस कार का इंश्योरेंस बेचूं, क्योंकि अगर आपकी कार चोरी हो जाती है तो मैं 500 करोड़ नहीं दे सकता।
इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलके ये पॉलिसी, ये इंश्योरेंस बेचता है। ठीक है। अब क्या होगा, अगर अंबानी की कार चोरी भी हो गई तो ये दोनों इंश्योरेंस कंपनी मिलके कंपेंसेट करेगी, दोनों कंपनियां मिलके कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, इसी को ही बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। क्लियर। मिटिगेशन ऑफ लॉस। रमेश का एक हाउस है और उस हाउस के लिए उसने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है। उसमें आग लग जाती है घर में। ठीक है। तो अभी रमेश को वेट नहीं करना है कि भाई मैंने तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, अगर मेरे घर से कुछ जल भी जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे तो पैसा देने वाली है। इसको ऐसा वेट नहीं करने, इसको तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल करना है, आग बुझाने के लिए ट्राई करना है, ताकि जो लॉस होने वाला है, डैमेज होने वाला है, वो मिनिमम हो। उसी को ही कहते हैं मिटिगेशन ऑफ लॉस। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। देखिए, इंश्योरेंस दो ही टाइप के, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में ह्यूमन लाइफ को कवर किया जाता है और जनरल इंश्योरेंस में ह्यूमन लाइफ को छोड़ के बाकी सब कवर किया जाता है। ठीक है। अब जनरल इंश्योरेंस में ये सब इंक्लूड है, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस। ठीक है। अब ये लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, इन दोनों को हम डिटेल में देखते हैं आगे। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है। तो फर्स्ट है होल लाइफ पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, किसी कस्टमर ने होल लाइफ पॉलिसी ली है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके नॉमिनी को पैसा देगी अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो। ठीक है। ये पूरे होल लाइफ के लिए होता है। कस्टमर जब मर जाता है तो उसके नॉमिनी को पैसा मिलता है। क्लियर। और जब तक कि वो नहीं मरता तब तक के कुछ नहीं मिलता है। ठीक है। मतलब जब मरेगा तभी कंपेंसेट होगा, अदरवाइज नहीं। सेकेंड है टर्म लाइफ पॉलिसी। किसी कस्टमर ने 20 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। अगर 20 साल के अंदर वो मर जाता है तो उसके नॉमिनी को कंपेंसेट किया जाएगा। ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी उसके नॉमिनी को पैसा देगी। लेकिन अगर 20 साल के अंदर वो नहीं मरता है तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं देगी। ठीक है। इसी को ये कहते हैं टर्म लाइफ पॉलिसी। इसमें टर्म होता है, मतलब ईयर होते हैं, कितने साल की वो पॉलिसी होती है वो। ठीक है। 10 साल की है, 20 साल की है, 30 साल की है। अब इस टर्म में वो मरना चाहिए तब जाके ही कंपेंसेशन होगा। अगर नहीं मरता है तो कुछ नहीं देंगे इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर। थर्ड है इंडोमेंट पॉलिसी। किसी कस्टमर ने 20 साल के लिए पॉलिसी लिया। अगर 20 साल के अंदर उसकी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके नॉमिनी को पैसा देगी, और अगर नहीं होती है तो फिर भी इंश्योरेंस कंपनी उस कस्टमर को पैसा देगी। क्लियर। तीनों क्लियर। देखिए, होल लाइफ पॉलिसी में क्या होता है, जब तक कस्टमर की डेथ नहीं होती है तब तक इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट नहीं करती है। टर्म लाइफ पॉलिसी में क्या होता है, अगर उस टर्म के अंदर कस्टमर मरता है तब जाके इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट करती है, और उस टर्म के अंदर अगर वो नहीं मरता है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं देती है। और इंडोमेंट पॉलिसी में क्या है, ये होल लाइफ पॉलिसी और टर्म लाइफ पॉलिसी का ही हाइब्रिड है ये। ठीक है। इसमें अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो कंपेंसेट तो किया जाता है, अगर नहीं भी होती है फिर भी कंपेंसेट किया जाता है, क्योंकि पॉलिसी का जो टर्म था वो कंप्लीट हुआ है। क्लियर। जॉइंट लाइफ पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, कोई हस्बैंड वाइफ है जिन्होंने ये पॉलिसी ली है। अब मान के चलते हैं कि उस हस्बैंड की डेथ हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी उसके वाइफ को, जो जिंदा है, उसको पैसा देगी। ठीक है। इसी को ही कहते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अच्छा, इसमें केस दूसरा भी हो सकता है, अगर वाइफ की डेथ हो गई तो हस्बैंड को कंपेंसेट किया जाएगा क्योंकि हस्बैंड जिंदा है। ठीक है। अगर वो दोनों की डेथ हो जाती है तो बच्चों को दिया जाएगा, अगर बच्चे माइनर ना हो तो। क्लियर। एन्युटी पॉलिसी। कोई कस्टमर 30 साल का है, अब वो चाहता है कि जब उसकी एज 60 हो जाए तो उसको पेंशन मिलना चाहिए, इसीलिए वो ये एन्युटी पॉलिसी लेता है
ताकि इंश्योरेंस कंपनी जब कस्टमर 60 साल का हो जाए तब उसको मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली उसको पैसा दे। इसी को ही कहते हैं एन्युटी पॉलिसी। ठीक है, ये इसको पेंशन पॉलिसी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है चिल्ड्रन इंडोमेंट पॉलिसी। कोई कस्टमर है जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो ये चाहता है कि उसके बच्चे जब बड़े हो जाए 18 साल के, 20 साल के, तो फर्दर उनको एजुकेशन में या उनके शादी में पैसा लग सकता है। इसीलिए वो ये पॉलिसी खरीदता है, चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी, ताकि इंश्योरेंस कंपनी जब कस्टमर के बच्चे बड़े हो जाए 18 या 20 साल के, तब इंश्योरेंस कंपनी उनको पैसा दे। ठीक है, अब वो पैसा कस्टमर अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए भी यूज कर सकता है या तो शादी के लिए भी यूज कर सकता है। क्लियर? फायर इंश्योरेंस, इसका मीनिंग देखते हैं। देखिए, फायर इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, मतलब कंपनी और कस्टमर के बीच में, जहां कंपनी एग्री करती है कि वो कंपेंसेट करेगी अगर कस्टमर को फाइनेंशियली लॉस हो जाता है बाय फायर। ठीक है, उसका कॉज अगर फायर रहता है तो फॉर एग्जांपल कस्टमर का कोई बिजनेस है और उस बिजनेस के लिए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कस्टमर ने लिया है। अब उस बिजनेस में अगर फायर या जलने के कारण गुड्स डैमेज हो जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी उसको डैमेज का पैसा देगी। इसी को ही कहते हैं फायर इंश्योरेंस। ठीक है, और ये इंश्योरेंस वैलिड होता है 1 साल के लिए। 1 साल के बाद इसको रिन्यूड किया जाता है। क्लियर? फायर इंश्योरेंस में कवर किया जाता है प्रॉपर्टी, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी और भी बहुत कुछ। ठीक है, कंडीशन देखिए, फायर इंश्योरेंस में 2 कंडीशन है। ठीक है, एक है एक्चुअल फायर लॉस। इसका एग्जांपल देखते हैं। रमेश का शॉप है जहाँ पे 10 लाख रुपए के गुड्स रखे हुए हैं। क्लियर? और उसने 8 लाख की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जो कि वैलिड है 1 साल के लिए। अब उसके शॉप में आग लग जाती है और 6 लाख के गुड्स डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी उसको 6 लाख रुपए देती है। क्लियर? अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि उसने 8 लाख की पॉलिसी ली और उसको इंश्योरेंस कंपनी 6 लाख रुपए ही क्यों दी? देखिए, उसने 8 लाख की पॉलिसी जरूर ली है, लेकिन उसके जो गुड्स डैमेज हुए ना वो 6 लाख के हुए, इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी ने उसको 6 लाख रुपए दिए। ठीक है, अगर उसके शॉप में 10 लाख के गुड्स रखे हैं और 10 लाख के ही डैमेज हो जाते हैं तो बाय फायर, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको 8 लाख देती। क्यों? क्योंकि जो पॉलिसी है वो 8 लाख की है। क्लियर? एक्चुअल फायर लॉस यानी जितना लॉस हुआ है फायर की वजह से उतना ही इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, लेकिन उसमें भी लिमिट है, जितने की पॉलिसी ली गई है उतनी। ठीक है, सेकंड है एक्सीडेंटल एंड नॉट इंटेंशनल। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई बिजनेस है और आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ही वहां पे आग लगाई और फिर आप क्लेम करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आग एक्सीडेंटली ही लगनी चाहिए। क्योंकि अगर इंटेंशनली आप लगाते हो तो इंश्योरेंस कंपनी के पास भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स रहते हैं, वो चेक करते हैं कि आग कैसी लगी है। अगर उनको पता चला कि ये इंटेंशनली लगी है, किसी ने जानबूझ के लगाई गई है, तो फिर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। क्लियर? देखते हैं मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड कस्टमर, जहां इंश्योरेंस कंपनी एग्री करती है कि वो कंपेंसेट करेंगे कस्टमर को अगर कस्टमर को कुछ फाइनेंशियली लॉस हो जाता है जब वो अपने गुड्स बाय शिप भेजता है। क्लियर? इसका एग्जांपल देखते हैं। एक ट्रेडर है जो अपने गुड्स भेज रहा है इंडिया से दुबई, ठीक है, बाय शिप। अगर उस जर्नी में उसके गुड्स डैमेज हो जाते हैं स्टॉर्म के कारण, ठीक है, स्टॉर्म यानी होता है आंधी तूफान, आंधी तूफान के कारण उसके गुड डैमेज हो गए जर्नी में, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको जितना भी डैमेज हुआ है उसका कंपेंसेशन देगी। इसी को ही कहते हैं मरीन इंश्योरेंस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस। फर्स्ट है हल इंश्योरेंस। देखिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक गुड्स लेके जाने हैं बाय शिप,
लेकिन इस जर्नी में अगर शिप को ही कुछ हो गया तो, शिप डैमेज हो गई तो, किसी भी कारण से स्टॉर्म हो, कोलिजन हो या सिंकिंग हो, तो उस डैमेज को रिपेयर करने का पैसा जब इंश्योरेंस कंपनी देती है, इसको ही कहते हैं हल इंश्योरेंस। क्लियर? कार्गो इंश्योरेंस क्या होता है? देखिए, एक एक्सपोर्टर है जो कि 50 लाख के गुड्स भेजना चाहता है इंडिया से यूएसए बाय शिप। क्लियर? लेकिन इस जर्नी में ही अगर उसके गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कंपेंसेशन देगी, इसी को ही कहते हैं कार्गो इंश्योरेंस। क्लियर? हल इंश्योरेंस में शिप डैमेज हुई थी, कार्गो इंश्योरेंस में गुड्स डैमेज हुए। क्लियर? फ्रेट इंश्योरेंस क्या होता है? देखें, शिपिंग कंपनी फ्रेट फीस लेती है कस्टमर से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक गुड्स डिलीवर करने के, ठीक है, बाय शिप। लेकिन अगर इंश्योरेंस शिपिंग कंपनी फेल्ड हो गई गुड्स डिलीवर्ड करने में, तो कस्टमर उसको फ्रेट फी नहीं देगा। वो तो बोलेगा कि भाई गुड्स तुमने बराबर डिलीवर्ड नहीं किए हैं तो हम तुमको फ्रेट फी नहीं देंगे। तो उस फ्रेट फी का इंश्योरेंस करा के रखना, उसको कहते हैं फ्रेट इंश्योरेंस। अब क्या होगा अगर शिपिंग कंपनी फेल्ड भी हो जाती है गुड ट्रांसफर करने में, तो फ्रेट इंश्योरेंस यानी इंश्योरेंस कंपनी उस फ्रेट फी का पैसा देगी। क्लियर? लायबिलिटी इंश्योरेंस ये क्या होता है? समझिए, ए शिप है और ये बी शिप है। ए शिप ने बी शिप को ठोक दिया, अब बी शिप डैमेज हो गई, तो उसको जो रिपेयर करने का पैसा है वो देने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? ए की, क्योंकि ए ने ठोका है। तो इस केस में क्या होता है, ए ने अगर लायबिलिटी इंश्योरेंस लिया है तो इंश्योरेंस कंपनी उस बी शिप को पैसा देगी रिपेयर करने के लिए, इसी को ही कहते हैं लायबिलिटी इंश्योरेंस। क्लियर? देखते हैं अब कम्युनिकेशन सर्विस, इसका मीनिंग। देखिए, कम्युनिकेशन सर्विस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के तरफ इंफॉर्मेशन भेजना, इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन सर्विस। अब उसको कुछ भेजना हो तो वो भी भेज सकता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो डिस्टेंस का बैरियर है ना, इसको रिमूव करता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, एक ईमेल किया गया है किसी क्लाइंट को, तो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन सर्विस का एग्जाम्पल है। क्लियर? अब इसमें ट्रेडिशनल भी है और मॉडर्न भी है। ट्रेडिशनल क्या क्या है कम्युनिकेशन सर्विस? पोस्ट है, टेलीग्राफ है। मॉडर्न में जो अभी यूज करते हैं, इंटरनेट, मोबाइल, सैटेलाइट। क्लियर? अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सर्विस। फर्स्ट है पोस्टल सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, बिहार का एक स्टूडेंट्स है जिसने एडमिशन फॉर्म भेजा है दिल्ली यूनिवर्सिटी को थ्रू स्पीड पोस्ट। सो ये स्पीड पोस्ट क्या है? पोस्टल सर्विस। क्लियर? सेकेंड है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। एग्जाम्पल, रवि ने कॉल किया है अपने मम्मी को थ्रू मोबाइल और बताया है अपनी मम्मी को कि वो घर में सेफली पहुंच गया है, तो ये मोबाइल के थ्रू कॉल करना क्या हुआ? टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। क्लियर? थर्ड है ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, इसे भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सीमा ने मैच देखा है, क्रिकेट मैच टीवी पे, ठीक है, जो कि ब्रॉडकास्ट हो रही थी बाय स्टार स्पोर्ट्स, तो ये क्या हुआ? ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। क्लियर है? फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सर्विस। एग्जाम्पल, अमित ने अपना प्रोजेक्ट फाइल सेंड किया है टीचर को थ्रू ईमेल। सो ये ईमेल से फाइल सेंड करना क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सर्विस। क्लियर? नेक्स्ट है कुरियर सर्विस। प्रिया ने एक बुक ऑर्डर की है अमेजोन से और अमेजोन कुरियर सर्विस ने वो डिलीवर कर दी प्रिया को, तो ये क्या हुआ? कुरियर सर्विस हो गया। ठीक है, इन शॉर्ट समझते हैं कम्युनिकेशन सर्विस हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, फ्रॉम एक सिंपल लेटर से तो पूरा ई कॉमर्स डिलीवरी तक। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोसेस है जहां पे पीपल और गुड्स को मूव किया जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस। ठीक है, बाय मींस रेल, एयर, वाटर, रोड। सो इसके माध्यम से जब लोगों को या गुड्स को मूव किया जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर, उसी को ही कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? एग्जांपल देखिए, एक फार्मर है जो अपने गांव से वेजिटेबल सेंड कर रहा है सिटी मार्केट में, ठीक है,
बाय ट्रक। सो ये जो ट्रक का यूज कर रहा है एक अपने गांव से वेजिटेबल सेंड करने में टू द सिटी मार्केट, ये क्या है? यही तो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ट्रक का यूज करना। क्लियर? देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है ट्रांसपोर्टेशन के। फर्स्ट है रिमूव प्लेस बैरियर। सो लास्ट वाले एग्जांपल में हमने देखा था एक फार्मर ने सिटी में गुड्स भेजा है, वेजिटेबल्स भेजा है, ठीक है, बाय ट्रक। तो इससे क्या हुआ, ये दोनों कनेक्ट हो गए। इसने वेजिटेबल प्रोड्यूस किया है एग्रीकल्चर लैंड पे, और कंज्यूमर जिसको चाहिए थे वो वेजिटेबल, वो उसको मिल गए, उसने खरीद लिया है सिटी से, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो प्लेस का बैरियर था ना वो रिमूव हो गया। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस का यूज किया है, बाय ट्रक उसने भेजा था वेजिटेबल, ठीक है। इससे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कनेक्ट होते हैं। क्लियर? सेकेंड है सपोर्ट ट्रेड। देखिए फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आता है, उसका प्रोसेस होता है और फिनिश गुड बनता है, और वो फिनिश गुड मार्केट तक पहुंचता है। क्लियर? अब ये पॉसिबल कैसे है, रॉ मटेरियल कैसे आया होगा, खुद चल के तो नहीं आया होगा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का यूज हुआ होगा। और जो फैक्ट्री से फिनिश गुड्स निकल के आ रहा है वो मार्केट में ऐसे ही थोड़ी पहुंच रहा है, उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन का यूज हुआ होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस क्या करती है, सपोर्ट करती है ट्रेड को। क्लियर? सेव टाइम। अभी जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट यूज होता है लाइक एयर, ट्रेन, इससे क्या होती है, डिलीवरी फास्ट होती है, जिसके वजह से टाइम सेव होता है। बूस्ट इकोनॉमी। जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, फॉर एग्जांपल एयर हो गया, ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया, शिप हो गई, ट्रक हो गया, इसको चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। मतलब ट्रांसपोर्टेशन में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, उस एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, वो आगे कंजप्शन करता है, सेविंग करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, इससे क्या होता है, इकोनॉमी बूस्ट होती है। क्लियर? देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो ये है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, ट्रक का यूज करना, बस का यूज करना, कार का यूज करना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक गुड्स भेजने के लिए। क्लियर? रेल ट्रांसपोर्ट ये बल्क गुड्स के लिए होता है, ठीक है, जैसे कि कोल हो गया, सीमेंट हो गया, इसके लिए क्या होता है, ट्रेन का यूज होता है। एयर ट्रांसपोर्ट ये सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट, गुड्स एक्सपोर्ट करना हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक बाय शिप, तो वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज होता है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, कोई गैस, कोई लिक्विड, अगर ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाना है तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है। क्लियर? इन शॉर्ट, ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफलाइन है ट्रेड और कॉमर्स के लिए, जो कनेक्ट करती है प्रोड्यूसर को, मार्केट को और कंज्यूमर को। क्लियर? देखते वेयर हाउस। देखिए वेयर हाउस एक प्लेस होता है जहां गुड्स को सेफली स्टोर किया जाता है, और वो निकाला कब जाता है वेयर हाउस से, जब सेल या यूज करने की जरूरत हो तब। क्लियर? देखिए एक कंपनी अपने फिनिश प्रोडक्ट को वेयर हाउस में स्टोर करके रखती है, ठीक है, बिफोर सेंडिंग टू शॉप, यानी शॉप में भेजने से पहले वो अपना फिनिश प्रोडक्ट वेयर हाउस में स्टोर करके रखती है। क्लियर? देखते हैं फंक्शन ऑफ वेयर हाउस। फर्स्ट है स्टोरेज ऑफ गुड्स। एग्जांपल देखिए, टेक्सटाइल कंपनी क्लोथ्स को स्टोर करके रखती है वेयर हाउस में। बिफोर फेस्टिव सीजन सेल्स, यानी फेस्टिव सीजन सेल्स होने के पहले ही वेयर हाउस में स्टोर करके रखती है। क्लियर? यानी स्टोरेज ऑफ गुड्स। सेकेंड है प्राइस स्टेबिलिटी। देखिए एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वीट को स्टोर करके रखती है वेयर हाउस में और रिलीज करती है बाद में, जब मार्केट में वीट का सप्लाई कम रहता है तब, ताकि मार्केट में प्राइस स्टेबल रहे। क्लियर? फाइनेंसिंग, इसको समझिए एक ट्रेडर्स है जिसने राइस बैग को वेयर हाउस में स्टोर किया है। अब वो वेयर हाउस वालों ने क्या किया है, एक रिसिप्ट दिया है उसको, ठीक है। सो ये रिसिप्ट का यूज करके वो बैंक से लोन ले सकता है, ठीक है। रिसिप्ट को एज अ कोलैटरल वो बैंक के पास रखेगा और बैंक उसको लोन देंगे बिजनेस के लिए। इसी को ही कहते हैं फाइनेंसिंग। रिस्क बेयरिंग। सो वेयर हाउस रिस्क बेयरिंग का भी काम करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर अपने गुड्स वेयर हाउस में रखता है और वेयर हाउस वाले एक गारंटी देते हैं
कि कस्टमर ने जो गुड्स रखे हैं वो सेफली रहेंगे। अगर उस गुड्स को कुछ भी डैमेज होता है तो वेयर हाउस वाले उसको कंपेंसेट करके देते हैं, इसी को ही कहते हैं रिस्क बेयरिंग। ठीक है। ग्रेडिंग एंड पैकिंग। अब बहुत से वेयर हाउस वाले ये भी फैसिलिटी देते हैं कि वो जो गुड्स है उसको ग्रेडिंग भी करते हैं और पैकिंग भी करते हैं। क्लियर। तो ये थे फंक्शन ऑफ वेयर हाउस। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। फर्स्ट है प्राइवेट वेयर हाउस। ऐसा वेयर हाउस जो मैनेज किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा, उसको कहते हैं प्राइवेट वेयर हाउस। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस अपना गुड स्टोर करके रखती है उनके खुद के प्राइवेट वेयर हाउस में। क्लियर। पब्लिक वेयर हाउस। ऐसा वेयर हाउस जो जनरल पब्लिक के लिए बना हुआ है उसको कहते हैं पब्लिक वेयर हाउस। फॉर एग्जाम्पल एक स्मॉल एक्सपोर्टर है जिसने अपने गुड्स स्टोर करके रखा है पब्लिक वेयर हाउस में और इसके बदले वो देता है रेंट, इसी को ही कहते हैं पब्लिक वेयर हाउस। थर्ड बॉन्डेड वेयर हाउस। ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेसमैन है जिसने कार इंपोर्ट्स किया है फॉरेन कंट्री से, और जब फॉरेन कंट्री से कुछ इंपोर्ट किया जाता है तो उसके लिए उनको कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। ठीक है। अगर कस्टम ड्यूटी वो नहीं देते हैं तो उनकी जो कार है वो बॉन्डेड वेयर हाउस में रहती है। ठीक है। और जब वो कस्टम ड्यूटी दे देंगे तो वो बॉन्डेड वेयर हाउस से वो निकल सकते हैं वो कार। क्लियर। गवर्नमेंट वेयर हाउस। ये क्या होता है? ऐसा वेयर हाउस जो ओवन किया जाता है, मैनेज किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, उसको कहते हैं गवर्नमेंट वेयर हाउस। फॉर एग्जाम्पल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या करता है? स्टोर करता है व्हीट और राइस। सो ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जितने भी गोडाउन है वो किसके हैं? गवर्नमेंट के हैं। क्लियर। कोऑपरेटिव वेयर हाउस। देखिए कुछ लोग मिल के एक वेयर हाउस बनाते हैं और उस वेयर हाउस का यूज उनके ही मेंबर करते हैं, और जो भी मेंबर वो यूज करता है वेयर हाउस वो एक नॉमिनल फी देता है उनको, इसी को ही कहते हैं कोऑपरेटिव वेयर हाउस। ठीक है। सो इस लेक्चर में हमने देखा क्या होता है इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन सर्विस, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में।